So hello everyone, welcome to my channel Study with Rishabh. I am here with a new video that consists SSC CGL important questions. तो आज मैं लाया हूँ SSC CGL के वो सारे important questions जिनको देखा गया है कि जितने भी recent years के question papers हैं, exams हैं, उन सब में उन questions को पूछा गया है. So it consists all questions from history, polity, geography, economics. So उन सबसे मैंने important questions लिए हैं. तो without wasting our time, let's get back to our questions. So the very first question is the Finance Commission is constituted under which article of the Indian Constitution? तो भारत के किस संविधान में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है, लिखा गया है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए ये. सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 280. सो इट सेज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन फॉर इंडिया. इसी में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हमारा 280 हो गया. इसी में एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, भारत का अधिनियम है, जो कि आर्टिकल 226. तो व्हाट डज आर्टिकल 226 सेज? तो आर्टिकल 226 सेज अबाउट दी रिट्स जो कि हाई कोर्ट के द्वारा इशू होती हैं. तो हाई कोर्ट की रिट्स हैं, जैसे कि मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुलरी. सो जितनी भी हाई कोर्ट की रिट्स हैं जो इशू होती हैं, वो आर्टिकल 226 के थ्रू होती है. आर्टिकल 226 में इन सब के बारे में बताया गया है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय हूम? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के द्वारा स्टेब्लिश या फाउंड किया गया था? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कुमार गुप्त. सो कुमार गुप्त गुप्ता डायनेस्टी के एम्परर थे, शासक थे. इनके द्वारा 5वीं शताब्दी एडी में नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था. So the third question is, that is from science, the bleaching powder is used in drinking water as an what? A coagulant, disinfectant, antiseptic या फिर एंटीबायोटिक. सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज होता है. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डिसइंफेक्टेंट. तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है ना, पानी को साफ करता है. ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाला जाता है तो क्लोरीन रिलीज करता है. तो क्लोरीन क्या करता है, पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करता है और क्लीनिंग में भी काम करता है. तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्विमिंग पूल में ये क्लोरीन डाला जाता है. तो वो क्या करता है, वो जो गंदगी है, डस्ट है, उसको एब्जॉर्ब करेगा और जो पैथोजेंस होते हैं उनको भी किल करने का काम करता है. सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डिसइंफेक्टेंट. So our fourth question is the pH of lemon juice is expected to be what? So pH of lemon juice की pH वैल्यू क्या होती है? So pH इसका हम एक बार टिक लगा देते हैं, ये बी. सो पीएच वैल्यू क्या होती है? सो हम देखते हैं यहाँ पे पीएच एक स्केल होती है, जिसमें कि जो मिडल रहता है ना, न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, तो 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं. जिसकी पीएच वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल है. और जो इस रो में मतलब नीचे जाता रहेगा, जैसे कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट है वो एसिडिक होता जा रहा है. और कुछ अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो वो बेसिक होता जा रहा है. तो इसमें पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस पूछा गया है. तो लेमन जूस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, आंसर देख लेते हैं इसका. तो दैट इज आंसर डी, तो लेस देन 7. तो लेस देन 7 क्यों, मतलब कि वो एसिडिक है. जैसे कि हम देखते हैं ना, टीवी में ऐड आते हैं, लाइक दिस डिटर्जेंट कंसिस्ट 100 नींबू की शक्ति, 100 साबुन की शक्ति. तो इट इज बिकॉज कि उसमें एसिडिक नेचर ज्यादा होता है. सो व्हाट डज इट मीन, वो जो साफ सफाई है, जो हम साफ करते हैं ना कोई भी आइटम या कोई भी बर्तन, तो उसमें वो जल्दी क्लीन कर देता है. और पीएच वैल्यू अगर वैसे 7 से कम होती है, बट एक्यूरेटली देखा तो 2 और 3 के बीच में लेमन जूस की पीएच वैल्यू रहती है, मतलब इट इज एसिडिक इन नेचर. So the next question is question number 5, that is washing soda is also known as what? So washing soda क्या और कहलाता है? तो this is also very common question हो सकता है अदर स्ट्रीम वालों के लिए थोड़ा टफ हो, बट साइंस स्ट्रीम वालों के लिए बहुत इजी है. सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. सो वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है. और अगर इसका साइंटिफिकली अगर इसका वो देखें ना कंपोजिशन, तो इसको Na2CO3 बोलते हैं, ठीक है. So the sixth question is from bioscience. So what is the ratio of RBC to WBC? तो red blood cells और WBC का रेशियो क्या होता है? So ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 600:1. सो RBC to WBC is 600:1. बट कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्या रहता है ना, इसमें पूछा है RBC to WBC, इसलिए 600:1 है. कभी कभी उल्टा पूछ लेते हैं कि WBC to RBC, तो वहां पे 600:1 मत लगा के आ जाना, वहां होगा 1:600. So the seventh question is, in which year Delhi become capital of India? तो दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? वैसे तो बहुत बार दिल्ली को राजधानी बनाया गया, नहीं बनाया गया, बट इसमें देखा जाए
कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, तो 1911 में। तो 1911 में क्या हुआ था, ब्रिटिश रूलर आए थे जो कि जिनको जॉर्ज फोर बोलते हैं, और हिंदी में उनको जॉर्ज पंचम बोलते हैं। तो जब वो 1911 में आए थे और दिल्ली दरबार में उन्होंने अनाउंस किया था कि जो दिल्ली है उसको दोबारा से, पहले कोलकाता हुआ करता था बट इसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली को दोबारा से कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जो कि दिल्ली दरबार दरबार हुआ था 12 दिसंबर 1911। सो इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखनी है। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1911। और इनमें दिल्ली दरबार में उन्होंने ये कहा था। और एक और चीज देख लेते हैं कि दिल्ली को ना रिफर्ड हस्तिनापुर कहा जाता था, दिल्ली को ना हस्तिनापुर कहा जाता था, जिसका की मीनिंग था सिटी ऑफ एलिफेंट सिटी। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना आपके। हस्तिनापुर इज द दिल्लीज ओल्डेस्ट, और संस्कृत में हस्तिनापुर कहा जाता था उसको। और एक और चीज देख लेते हैं, जो न्यू दिल्ली है ना, वो उसका क्या बोलते हैं उसको, किसने डिजाइन किया, तो लुटियंस। आप देखते होंगे दिल्ली में एक प्लेस है लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, और लुटियंस करके एक जगह भी है दिल्ली में। ठीक है, सो एट्थ क्वेश्चन इज विच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। सो न्यूज में बहुत चल रहा है ना कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा ये वो, तो उसी से भी एक क्वेश्चन आ गया कि न्यूक्लियर पावर, तो न्यूक्लियर पावर के लिए कौन सा मेटल यूज होता है। सो ये आप सबको पता होगा, इसका आंसर है यूरेनियम। तो यूरेनियम इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। बट थोड़ा बहुत यूरेनियम नहीं जो आप सोचो कि मैं थोड़ा बहुत यूरेनियम लाके घर पे बना लूँ, बहुत हाई क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी वो यूज की जाती है न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए। और मोस्टली अगर देखा जाए ना, तो मोस्ट परसेंटेज ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो भी न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर से ही बनती है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, बाय whom the speaker of Lok Sabha elected all members of Rajya Sabha, both Lok Sabha and Rajya Sabha, people of India, all the members of Lok Sabha। so बहुत कॉमनली अगर हम देखा जाए ना, तो कॉमनली भी हम देख सकते हैं कि स्पीकर ऑफ लोक सभा के स्पीकर है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे लोकसभा के ही लोग उसको इलेक्ट करेंगे। तो स्पीकर ऑफ लोक सभा इलेक्टेड बाय, आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोक सभा। तो इसमें क्या होता है ना, जब फर्स्ट मीटिंग होती है उसी में स्पीकर ऑफ लोकसभा सेलेक्ट कर लिया जाता है। उसमें अब देखेंगे पहली मीटिंग, तो पहली मीटिंग होती है उसमें प्रोटेम स्पीकर सिलेक्ट किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या रहता है ना, जो मेंबर्स हैं लोकसभा के उसी में से जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको जनरली प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर वाली सीट पे बैठा दिया जाता है। फिर इलेक्शंस होते हैं जिनमें की वोटिंग की जाती है, और उसमें लोकसभा का परमानेंट स्पीकर सिलेक्ट किया जाता है। बट जब तक स्पीकर ऑफ लोकसभा सेलेक्ट नहीं होता तब तक प्रोटेम स्पीकर ही स्पीकर ऑफ लोकसभा की सीट पर बैठता है और प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, which planet is known as the Earth's twin। सो Earth's twin मतलब समझने में बहुत आसान है, मतलब कि अर्थ जैसा दिखने में हो, Earth's twin बिल्कुल सेम एग्जैक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वीनस इज known as the Earth's twin। तो why it is known as the Earth's twin? Because it has approximately same mass, they look like very same, they has a same mass and what we say similar साइज। ठीक है, सेम मास और इनका सिमिलर साइज है, तो इस वजह से इसको अर्थ ट्विन कहते हैं। तो वीनस के बारे में ये देख लिया हमने, और एक और फैक्ट देख लेते हैं। वीनस को हमने सबने सुना होगा कि इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ठीक है, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है, वीनस को कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वीनस है ना ये बहुत ब्राइट है, तो रात की मतलब बिल्कुल ये एक तरीके से सन बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो इस वजह से इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। ये हमने एक फैक्ट देख लिया ना। सेकंड फैक्ट देखते हैं हम वीनस के बारे में, कि दैट वीनस है ना, ये जितने भी प्लैनेट है ना, इन सबसे स्लो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। जो रोटेट पे एक्सिस करते हैं ना, तो सबसे स्लो उनमें से ये वीनस ही है। So the question number 11 is from political science. Which article is related to the special status of Jammu and Kashmir? So ये तो आर्टिकल बहुत न्यूज में रहता है, आप सभी को पता होगा कि कौन सा आर्टिकल स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 क्या कंसिस्ट करता है? तो आर्टिकल 370 इज द टेम्पररी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल 370 और 370 को ही हटा दिया गया था, मतलब जो स्पेशल स्टेटस था ना जम्मू एंड कश्मीर का, वो हटा दिया गया था। बट अभी रिसेंटली एक और न्यूज में है, इसी वजह से ये क्वेश्चन आ सकता है फिर से। 2 अगस्त को ना एक बार फिर से हियरिंग स्टार्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि बोला गया कि आर्टिकल 370 को फिर से लगा दिया गया जाए, जो हटाया था ना उसको फिर से लगा दिया जाए, जो कि 2019 में इसको हटा दिया गया था, बट अब फिर से इसको इम्पोज करने की बात की जा रही। तो उसी पे 2 अगस्त को उसकी हियरिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साइंस, दैट इज विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्रीन एंड एंडोक्रीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। तो पेंक्रियाज जो है ना, उसको एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन
दोनों ग्लैंड के तौर पे कहा जाता है। अगर पूछा जाए ना ऐसा कौन सा ग्लैंड है एक्सोक्रीन एंडोक्रीन, तो इसका आंसर होगा पेंक्रियाज। सो अब देख लेते हैं कि एक्सोक्रीन ग्लैंड क्या होता है, एक्सो और एंडोक्रीन क्या होता है। तो एक्सोक्रीन ग्लैंड जो होते हैं ना वो फूड डाइजेशन हो गया, और जो हार्मोन्स होते हैं ना जैसे इंसुलिन ग्लूकागन और शुगर लेवल लेवल को मेंटेन करना, ये सब एक्सोक्रीन ग्लैंड करते हैं। वहीं एंडोक्रीन ग्लैंड देखा जाए तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो पेंक्रियास जो है which acts as both exocrine and endocrine, ठीक है। Who has been called Napoleon of India? So again a very important question. इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन कहा जाता है, और दूसरा कि किसने कहा था इस रूलर को नेपोलियन ऑफ इंडिया। सो द सेकंड वन इज मच इंपॉर्टेंट देन दिस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो समुद्रगुप्त इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो समुद्र ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज समुद्रगुप्त जो थे ना उन्होंने गुप्ता जो एम्पायर का पीरियड था ना उसमें इन्होंने जो अपना एक्सपेंशन किया था गुप्ता डायनेस्टी का, तो वो बहुत ज्यादा किया था। इन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े थे और उन सब में मोस्टली इन्होंने विजय हासिल की थी, मोस्टली ये जीते थे उन सारे वॉर्स को, तो इस वजह से इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि who said him or who gave him the title of Napoleon of India? So इसका आंसर है हिस्टोरियन थे एक बहुत नामी जिनका नाम था एवी स्मिथ, ठीक है। एक सेकंड, अरे यार एवी स्मिथ, ऐसे आप याद रख लेना मेरी गंदी हैंड राइटिंग से। सो जो एवी स्मिथ थे ना, तो उन्होंने बोला था कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कुमारगुप्त नहीं सॉरी समुद्रगुप्त को, ठीक है। सो द 14th क्वेश्चन आ रही है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? सो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, 5 जून है जिसको एनवायरमेंट डे के तौर पे हम मनाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं बिल्कुल आते हैं, जरूर आते हैं, तो सबको आपको देखना है, और मैं एक वीडियो ही ले आऊंगा जिसमें कि इंपॉर्टेंट डेज की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम, जिसमें पूछा गया है विच इज अ लैंडलॉक्ड सी। तो वैसे कि जनरली हमने पढ़ा है जो लैंडलॉक्ड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेक बोलते हैं, बट यहाँ पूछा गया है विच इज लैंडलॉक्ड सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एरल सी। तो एरल सी किस किस के लिए फेमस है, एक तो लैंडलॉक्ड सी के, दूसरा सेलेनिटी, इन दोनों में के लिए एरल सी फेमस है जो कि लैंडलॉक्ड सी है। एरल सी की सेलेनिटी ज्यादा है, इस वजह से इसका टेम्परेचर भी बाकी सी के मुताबिक ज्यादा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन 16, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? ओके, तो देखते हैं कि हम कौन सा जो कंट्री है ना वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज चाइना। तो चाइना ना 200 मिलियन टन करके ना 200 मिलियन टन अप्रोक्सीमेटली राइस प्रोड्यूस करता है एक साल में, ठीक है। और चाइना टी के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे आता है, जो कि इंडिया के द्वारा फॉलो किया जाता है, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज चाइना एंड ऑल्सो टी, दोनों याद रखना, ठीक है। चाइना राइस और टी दोनों में लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया? ओके, तो इसका आंसर पहले से लिख के आ गए, बट कोई बात नहीं, आपके लिए क्विज है। वेस्टर्न घाट, सतपुरा, अरावली। सो आंसर पहले से ही लिखा है, तो अरावलीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन, जो कि कहाँ से कहाँ करती है, इसको वो देख लेते हैं ना। ये राजस्थान से लेकर, आर बना दूं, ये राजस्थान टू हरियाणा। तो जो अरावलीज है ना, जो अरावली माउंटेन्स, ये राजस्थान से लेके हरियाणा तक का माउंटेन्स है ना अरावलीज की, ये पूरी इतना डिस्टेंस कवर करती है। सो क्वेश्चन नंबर 18, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा? तो राज्यसभा में इनमें से कौन सा अधिनियम या बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता? तो आंसर पहले से ही लिखा है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनी बिल, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जिसमें रिकमेंडेशन जो होती है ना वो प्रेसिडेंट देता है। अब इसमें एक और चीज है जिसमें वो क्वेश्चन भी मोस्टली आता है, मैंने तो जितने भी एग्जाम देखे हैं ना उनमें सब में आता है कि हु डिसाइड इट इज अ मनी बिल और नॉट। तो इसका आता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा का डिसीजन है ना, उसने बोल दिया कि इसमें ये मनी बिल है या नहीं है, तो उसका डिसीजन फाइनल रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। अब एक और देख लेते हैं कि एक और क्वेश्चन आता है कि जो आर्टिकल है ना, तो कौन सा आर्टिकल है जो कि मनी बिल को वो करता है कि मनी बिल इसमें है? तो ये है आर्टिकल 110 डील्स विद द मनी बिल। अब कैसे पता चलेगा कि ये मनी बिल है कि नहीं है, मनी बिल क्या इंक्लूड करता है, मनी बिल में क्या होता है? तो टैक्सेशन हो गई,
बोरोइंग मनी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो पैसा लोन पे लिया या बोरो किया है, एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट हो गया, कंसोलिडेटेड फंड हो गया ऑफ इंडिया, तो ये सब ना, ये सब मनी बिल में जाता है, ये सब मनी बिल, इसमें इसको सब मनी बिल में जाता है, ठीक है। सो ये याद रखना आर्टिकल 110, ठीक है, आर्टिकल 110 जो कि मनी बिल है। क्वेश्चन नंबर 19, तो हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down that an Indian citizen has the right to use any restaurant, road or public place? So this is also वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन सा है, ये तो आपने स्कूल में पढ़े होंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे अपने आप लोगों ने। सो ये वही है एक तरीके से, तो इसका आंसर है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। सो इसका आंसर है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 दैट लेज डाउन दैट एन इंडियन सिटीजन, हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार है वह कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में, रोड पे और सार्वजनिक जगह पे घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है। तो इसमें हम एक बार सारे आर्टिकल्स को देख लेते हैं, बिकॉज ये जितने भी है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सबको एक बार देख लेते हैं। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? तो आर्टिकल 17 कहता है हमारा, मैं यू बना देता हूँ, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ज़्यादा बड़ा यू बन गया, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि हमारा आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, तो इन सब के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है? हमारा आर्टिकल 40 कहता है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और आर्टिकल 16 हमारा कहता है कि इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, तो सबको समान अधिकार मिलने चाहिए अपॉर्चुनिटी में, कहीं जॉब या कहीं भी उनको समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। सो ये हमने चारों कवर कर लिए हैं हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको तो ज़रूर ही पढ़िएगा, कुछ ना पढ़े तो चलिए फाइनली हम आ गए हैं लास्ट वीडियो, लास्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ दीज विटामिन कॉजेज अनेमिया इन ह्यूमंस। चलो पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि अनेमिया होता क्या है, ठीक है। तो अनेमिया में क्या रहता है ना, अपने जो हाथ है ना, तो इन पे थोड़ा बहुत कहीं मतलब वीकनेस आ जाती है एक तरीके से, कोई भी बीमारी जल्दी लग जाती है, स्नीजिंग होती है, थक जल्दी जाते हैं, तो ये ना अनेमिया है। अब ये किस विटामिन के डेफिशिएंसी होता है? तो ये होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। अब सारे देख लेते हैं एक बार आप, क्योंकि ये सारे जनरलाइज आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स, मैंने आर बना दिया यहाँ टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है रिकेट, जिसमें कि बहुत कमजोर या टेढ़े पैर टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। अब विटामिन बी की डेफिशिएंसी होता है बेरी बेरी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। हमारे सब कुछ क्लियर हो गया है। आप बताइए आपने कितना स्कोर किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा ये मैंने एक स्टिकर लगाया तो बताना भूल गया, तो ये अनेमिया का ही बता रहा है, इसमें बताते हैं फीलिंग वीक और टायर्ड ऑल द टाइम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस, कोल्ड हैंड्स और फीट, पैलर एंड पीका। सो ये सब है ना, ये सिम्टम्स हैं अनेमिया के, तो आपको हो तो आप जरूर डॉक्टर पे दिखाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।